में। पिछली क्लास जो थी वो इंट्रो थी 71st पीटी के पर्पस से, और ये जो क्लास है ये दूसरी क्लास है जिसमें हम 71st प्रीलिम्स पे बात करेंगे। हमने आपको कहा था कि संडे को मेरी क्लास होगी, लेकिन मंडे से आपकी जो है बाकी क्लासेस वे स्टार्ट हो। जो लोग 71st फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं उनके क्लासेस पीटी के साथ मेन की भी कंटिन्यू होगी। जो पीटी में हैं उनकी प्रॉपर क्लासेस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी। आवाज अब आपको मिल रही होगी प्रॉपरली ना? साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रविंद्र जी? चलिए, चांदनी भी जुड़ गई, रविंद्र जी जुड़ गए, नीतीश जी जुड़ गए। बिल्कुल लाइव सेशन जो है 7 बजे का जो सेशन है वो आप सबको जुड़ना है। ये सेशन एक ऐसा सेशन होगा जिसमें पीटी और मेन दोनों पर्पस से हम आपको तैयार करेंगे। प्राथमिकता याद रहे, पहली प्राथमिकता प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इतिहास होना चाहिए, हिस्ट्री। और हिस्ट्री को बेहतर करने के साथ साथ अभी कल से जो कंटिन्यू स्टार्ट होगा, साइंस भी स्टार्ट होगा। जो सामान्य विज्ञान का खंड है वह भी स्टार्ट होगा, काफी डिटेल में बात की जाएगी। तो सामान्य विज्ञान वाला खंड भी स्टार्ट होगा आपका। समय क्या होगा कल ही आपको बता पाएंगे। कल फैकल्टी आ रहे हैं तो उनका एक डेमो होगा पहले, और उसके बाद तय होगा कि उनको हम कंटिन्यू करें कितने बजे से। टाइमिंग आप लोग से हम राय विचार लेंगे, तो पहले कल उनसे समय ले लेते हैं। तीसरी चीज जो कल से आपको मिलेगी वो होगी करंट अफेयर्स। ठीक है, समसामयिकी। बाकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको वाला खंड जो है वो बाद में होगा। मतलब इनमें से कोई एक कंप्लीट होगा तो उसकी जगह ले लेगा। तो इसमें कुल मिलाकर के आपके क्लासेस का जो आवर है वो 4 से 4.5 आवर का हो। प्रीलिम्स की जो क्लास चलेगी 4 घंटे की क्लास चलेगी, यानी 3 into 1.5। जैसे जैसे नोटिफिकेशन आने के बाद इसका ड्यूरेशन 2 आवर हो जाएगा, और फिर जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ड्यूरेशन इंक्रीज होता जाएगा। अभी जो ड्यूरेशन है वो 4.5 आवर का है, तीनों क्लास मिला के। ठीक है, चलिए। और जिनको कुछ भी पूछना हो, कोई भी तरह का डाउट हो तो वो जरूर पूछेंगे। और हम आपके लिए मटेरियल भी प्रिपेयर करा रहे हैं, बहुत जल्द आपको मटेरियल भी अवेलेबल होगा। प्रिंट मटेरियल आपके आपके अपने इंस्टीट्यूट का अप टू डेटेड 71st का मटेरियल आपको मिलेगा, जो 71st के पर्पस से अप टू डेट करके बना रहे हैं। आज आप ध्यान से सुनेंगे जो इतिहास वाला खंड, हिस्ट्री। हालांकि इतिहास में आपके साथ जो फैकल्टी जुड़ेंगे, सीनियर मोस्ट फैकल्टी में से राकेश वर्मा सर हैं, उनसे मुलाकात होगी आपकी इतिहास में। और एक और गुरुदेव हैं जो मेंस में आपसे मिलेंगे, करुणेश चौधरी सर, उनसे भी मुलाकात होगी। और एक और गुरुदेव हैं जिनका नाम है शत्रुघ्न सर। इनसे 3 गुरुदेव आपसे मिलेंगे इतिहास में। लेकिन अभी जो बिगनिंग की क्लास है, मैं चाहता हूं कि पहले आप मुझे सुन लें, उसके बाद उनको सुनें। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसका शाब्दिक अर्थ जो निकलता है, इति एक उपसर्ग है, इसका मतलब होता है ऐसा। और हास शब्द के लिए कहानी या कहा गया, ऐसा टर्म लिटरल मीनिंग आता है। हास का मतलब स्टोरी भी होता है, हास का मतलब कहानी भी होता है, कथा भी होता है। लेकिन ऐसा कहा गया है, ऐसी कहानी है, ये इतिहास को परिभाषित नहीं करता। तो इतिहास की जो परिभाषा है वो ऐसा है कि अतीत, यानी कि पास्ट, अतीत की वह घटना जिसका कोई लिखित विवरण या प्रमाण, जिसका कोई लिखित विवरण या प्रमाण, जिसको आप साक्ष्य कहते हैं, प्रूफ कहते हैं, उपलब्ध हो। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, जिसका साक्ष्य या प्रमाण या विवरण उपलब्ध हो, तो इसमें 3
कंडीशन बनता है, तीन स्थिति बनती है। एक स्थिति ये होती है कि प्रमाण उपलब्ध है, विवरण उपलब्ध है, लेकिन अपठनीय है। मतलब जिसको पढ़ा नहीं जा पाया है, जिसको पढ़ा ना जा सके। ऐसा कोई उदाहरण है क्या आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में? ऐसा कोई उदाहरण है कि कोई ऐसा साक्ष्य इतिहास का जो पढ़ा ना जा सके? बिल्कुल होगा। आपने आईबीसी सुना है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन सुन रखा है? देखिए, जो गुरुदेव आएंगे वो तो अपने स्तर पे पढ़ाएंगे, लेकिन क्लासेस को स्टार्ट करने का जो आ, जिम्मेदारी मैंने ले रखा है, तो मैं बिगिनिंग में सब्जेक्ट्स का जो भी इंटरेस्ट है वो जनरेट करने की कोशिश पहले मैं करूंगा। ठीक है, उसके बाद आप जो गुरुजन है उनसे आएंगे तो और विशेष में पढ़ेंगे। कोई कंट्राडिक्शन हुआ तो दोनों गुरुदेव आपके सामने मौजूद रहेंगे और चर्चा हो जाएगी। तो मैं कह रहा था कि पास्ट का कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन, इवेंट्स, जिसका कि कोई प्रूफ हो, जिसका कि कोई डॉक्यूमेंट्स हो, रिटन डॉक्यूमेंट्स हो या प्रूफ हो। रिटन डॉक्यूमेंट्स का होना या प्रूफ का होना काफी नहीं है। लिखित विवरण या प्रमाण, लिखित विवरण यानी रिटन डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स फॉर्म में हो, पांडुलिपि के रूप में हो, चाहे वो किसी रॉक एडिक्ट के रूप में हो, इंस्क्रिप्शंस के रूप में हो, या प्रिंट रूप में हो, छपे हुए रूप में हो, लिखित विवरण किसी भी रूप में हो। और दूसरे कोई अदर प्रूफ्स हो, जैसे कि अस्थियां हो सकता है, मनके हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, मोहरें हो सकती हैं, बीड्स, क्वाइंस, बोन्स, ब्रिक्स, रॉक एडिक्ट्स, जो भी है वो तो रिटर्न में आएगा। लेकिन ये जो लिखित नहीं है, जो अदर प्रूफ्स है, उसका सिर्फ अवेलेबल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रीडेबल भी होना चाहिए। ठीक है, रीडेबल होना चाहिए। यदि कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है और वो रीडेबल है, तो ही तभी वो इतिहास है। यदि रीडेबल नहीं है, पठनीय नहीं है, तो क्या है? तो उसके लिए एक अलग वर्ड आता है। अपठनीय स्थिति में उस घटना के विवरण को प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रोटो हिस्ट्री, जिसको आप प्रोटो हिस्ट्री का, ठीक है, टर्म यूज करते हैं, आद्य इतिहास, एक टर्म आता है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की घटना है या इंफॉर्मेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, अब उसका एक नया नाम आया है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब नई वाली जो एनसीईआरटी है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की जगह पर आपको मिलेगा सिंधु सरस्वती सभ्यता, नई वाली में। तो जो सिंधु सरस्वती सभ्यता के घटनाएं हैं, सूचनाएं हैं, उनमें जो रिटन प्रूफ्स मिला है, बहुत सारे रिटन प्रूफ्स मिले हैं उसमें, जिसको आप सिल के रूप में देखते हैं, मुहर, मुहर के रूप में देखते हैं। उनकी मुहरों को पढ़ा नहीं जा पाया है, क्योंकि उसमें ना भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। भाव चित्रात्मक लिपि का तात्पर्य है कि बहुत सारे सिंबल, 400 से 500 प्रतीक प्रयोग में लिए गए। ये जो 400 से 500 सिंबल हैं, प्रतीक हैं, जिनका उपयोग उसमें किया गया है, इनमें सभी पठनीय नहीं है, सबको पढ़ा नहीं जा सका है, ज्यादातर अपठनीय है। कुछ लोग इस लिपि को ब्रुस्टोफेदम लिपि के नाम से पुकारते हैं। बीएस लाल एक हिस्टोरियन है, वो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के लिए एक तकनीकी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ब्रुस्टोफेदम। क्या पुकारते हैं? ब्रुस्टोफेदम। खैर, हम उस पर डेप्थ में जाएं, ये बाद में डिसाइड होगा। गुरुदेव जो दूसरे जो हमारे हैं सज्जन, वो बताएंगे आपको। मैं बस इंट्रो दे रहा हूँ हिस्ट्री का, कि किस तरीके से क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इतिहास का मीनिंग समझ में आ गया कि जिसका ऐसा अतीत का ऐसा इवेंट, हिंदी में बात कर लें, कि अतीत की ऐसी घटना जिसका कोई लिखित विवरण हो या फिर कोई अन्य प्रमाण हो, साक्ष्य हो उपलब्ध, उसको कहते हैं इतिहास।
यदि कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स हो लेकिन वो पढ़ा ना गया हो, तो उस कालखंड के इतिहास के लिए प्रोटो हिस्ट्री शब्द यूज होता है। कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स ना हो, नो रिटन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यदि कोई लिखित विवरण ना हो, ठीक है, कोई लिखित विवरण ना हो, केवल साक्ष्य उपलब्ध हो। कैसा साक्ष्य हो? तो अस्थियां हो, ठीक है, ईंट हो, या फिर क्वाइंस हो, या फिर अदर कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट्स हो जिसमें कुछ लिखा ना हो, बस केवल वो एनिशियंट आर्कियोलॉजिकल सबस्टांस हो, पुरातात्विक कोई पदार्थ हो, खुदाई किया, खुदाई के अंदर से मतलब धरती के अंदर से अलग अलग स्तर में अलग अलग कालखंड के कुछ बर्तन मिले या पत्थर के औजार मिले, उपकरण मिले, उसमें कुछ लिखा नहीं है, लेकिन वो बहुत पुराने जमाने के औजार हैं, उपकरण हैं, हड्डियां हैं, ईंट हैं, मनके हैं, मोहरे हैं, सिक्के हैं। उनके आधार पे जो घटना समझ में आएंगी उसको प्री हिस्ट्री टर्म यूज किया जाता है, प्राक इतिहास। इसी का गा हो जाता है तो कहीं कहीं प्राग इतिहास लिखा रहता है। जो आप पूरा का पूरा स्टोन एज पढ़ते हो वो मेनली इसी के कैटेगरी में आता है, प्री हिस्ट्री, क्योंकि स्टोन एज में स्पेशली जो बिल्कुल प्रारंभ का जो स्टोन एज था, जिसको पाषाण काल कहते हैं या पूरा पाषाण काल कहते हैं, वो कालखंड जो था उसमें कुछ लिखना पढ़ना आता नहीं था, तो उस कालखंड में घटनाएं तो घटी थी, भले ही लिखना पढ़ना ना आता हो, तो उस कालखंड की जो भी सूचनाएं हैं वो प्राग ऐतिहासिक सूचनाएं। उसके बाद लोग लिखना तो सीखे, लेकिन वो क्या लिखते थे हम नहीं पढ़ पाए, तो वो आद्य ऐतिहासिक करता है। और उसके बाद आता है कि ऐसा कालखंड जिसमें रिटन डॉक्यूमेंट्स भी हो और वो रीडेबल भी हो, यानी अन्य प्रमाणों के अलावा लिखित साक्ष्य भी मौजूद हो और वह पठनीय भी हो, यानी कि वे रीडेबल भी हो, तो ऐसे कालखंड की घटनाओं का यदि विवरण मौजूद है तो वह इतिहास है, वो हिस्ट्री है। अब यहां भी कैटेगरी है, यहां भी कैटेगरी क्या है कि यदि वो सिर्फ कथा वस्तु की तरह लिखा हुआ है, कहानी की तरह लिखा हुआ है, जैसे पुराण में बहुत सारे राजाओं की कहानी। आपने पुराण का नाम सुना है ना, 18 पुराण होते हैं। पुराण कितने होते हैं? 18, लिख लीजिए कहीं ब्रैकेट में, 18 पुराण है। जैसे 108 उपनिषद हैं, वैसे ही 18 पुराण है, 4 वेद है, ठीक है। तो जो 18 पुराण है, उन पुराणों के बारे में कहा जाता है कि अध्यायों में बटे हैं, उसके लिए सर्ग शब्द यूज होता है। तो एक संस्कृत में श्लोक है, कभी काम आएगा निबंध में, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशा मन्वंतराणि च वंशा अनुचरतम चैव पुराणम पंचलक्षणम। हिंदी समझाता हूं आपको। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च मतलब पुराण जो है सर्ग और प्रतिसर्ग उपसर्ग में बटा होता है, बटा हुआ है। और इन सर्ग में क्या लिखा गया है? वंश और मनवंतर की चर्चा है, जिसमें अलग अलग राजवंशों की चर्चा है। कई मनवंतर, मनवंतर कालखंड को कहते हैं, कालखंड को कहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का मतलब जो एक दिन होता है उसके आधार पर ब्रह्मा जी का एक दिन का कैलकुलेशन डिफरेंट है। 4 युग से एक चतुर्युग बनता है, 14 चतुर्युग का एक मनवंतर बनता है, ठीक है। तो ये ब्रह्मा जी के एक दिन का कैलकुलेशन वो थोड़ा रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, तो उससे हम थोड़ा बच रहे हैं, बस बता रहे हैं आपको कि जो पुराण है उसमें कई वंशों का विवरण है। पूरे मनवंतर, एक मनवंतर में जो राजवंश, प्रचलित राजवंश हुए, राजा हुए, उनकी कहानियां अध्याय वर अध्याय दर अध्याय वर्णित है पुराण, ठीक है। तो वो पुराण किस कैटेगरी में आएगा? पुराण को तो आप पढ़ भी सकते हैं ना भी, लिखित भी है और पुराण मौखिक रूप से भी प्रचलित आया पीढ़ी दर पीढ़ी। तो पुराण को हम, पुराण के कालखंड को हम लिखित साक्ष्य के रूप में पुराण को रखते हैं, और
पुराण में जो कथा है, कहानी है, वो कालक्रम से नहीं है, मतलब सिस्टमैटिकली डेट वाइज नहीं। तो लिखित इतिहास में दो खंड, दो रूप देखने को मिलते हैं। एक मिलता है कथा रूप में, स्टोरी, जिसमें कि कुछ काल्पनिक और कुछ सत्य आधारित घटनाओं का समायोजन होता है। और दूसरा जिसको कहते हैं, जो बिल्कुल क्रॉनिकल, सुने होंगे आप, क्रॉनिकल। क्रॉनिकल टर्म का मीनिंग समझते होंगे। क्रॉनिकल डेट वाइज इंफॉर्मेशन होता है। क्रॉनिकल क्या होता है? डेट वाइज इंफॉर्मेशन। जो सबसे प्रचलित और प्रसिद्ध क्रॉनिकल है उसका नाम है राज तरंगनी। तिथिवार ढंग से क्रमबद्ध कश्मीर के इतिहास को बिलहन के भाई कलहन ने, बिलहन और कलहन दोनों भाई हैं, तो कलहन ने राज तरंगनी की रचना की, जिसमें कश्मीर के इतिहास को तिथिवार ढंग से सुसज्जित किया, अरेंज किया क्रमबद्ध तरीके से। तो जब प्राचीन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से, तिथिवार ढंग से, क्रमबद्ध तरीके से, तिथिवार ढंग से, याद रखिएगा, जब विवरण प्रस्तुत किया जाता है, उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो क्रॉनिकल शब्द यूज होता है। एनसीईआरटी में इसका बड़ा विवरण है, बहुत विस्तृत विवरण है क्रॉनिकल को लेकर। देखिएगा जो नया वाला एनसीईआरटी आया है उसमें इस टर्म को यूज किया गया। तो लिखित में दो तरह के इतिहास हमारे सामने होते हैं। कुछ तो होता है जो क्रमबद्ध तरीके से जो पुस्तक लिखा गया है, पौराणिक घटनाओं को एक साथ करके, से रास्तंगनी जो है वो क्रमबद्ध इतिहास है कश्मीर का, वो क्रॉनिकल है। क्रॉनिकल का हिंदी अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, आता तो मैं बताता आपको। तो क्रॉनिकल ही याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, इतिहास किसे कहते हैं देख लिए। प्रोटो हिस्ट्री, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसको क्यों प्रोटो कहते हैं? क्योंकि उसको पढ़ा नहीं गया है। और जो स्टोन एज है उसको भी हमने प्री हिस्ट्री नाम दिया। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, यहां से आज का तमाशा शुरू है, ठीक है। होगा क्या कि आपको प्राचीन भारत का इतिहास, साथ में बिहार का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और साथ में बिहार का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास के संदर्भ में ऐसे पढ़ना है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास शुरू हो चुका आपका। आज हमने आगाज कर दिया है। आगे सर जो पढ़ाएंगे वो अपने स्टाइल में पढ़ाएंगे। पीटी पर्पज से फैक्चुअल क्लासेस चलेगी, फैक्ट ज्यादा आपके सामने रखे जाएंगे और आप उन फैक्ट्स को बार बार रिवीजन करेंगे जो फैक्ट किससे संबंधित हैं? बिहार से संबंधित है। जैसे आप जैसे स्टोन एज को स्टार्ट करेंगे तो पाषाण युग को आप बांटेंगे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। तो पूरा पाषाण काल के कई सारे स्थल बिहार में मिले हैं। मध्य पाषाण काल से जुड़े कई स्थल बिहार में मिले हैं। इसी प्रकार नवपाषाण काल से जुड़े कई स्थल बिहार में मिले हैं। आपने चिरांद का नाम सुना होगा, सुना है? चिरांद सुना होगा आपने, बहुत पॉपुलर है चिरांद, पूछता है बार बार। इसके अलावा आपने भीम बांध जो मुंगेर में, उसका नाम सुना होगा, सुना ही होगा। चिरांद क्यों फेमस है? भीम बांध से किस कालखंड का साक्ष्य मिला है? कैमूर की पहाड़ियों में तो हाल में कुछ साक्ष्य मिले हैं पूरा पाषाण काल के। तो हमें बिहार के उन स्थलों को मानचित्र में चिन्हित करना होगा जिन स्थलों से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही उन साक्ष्यों को तार्किक तरीके से समझना होगा कि वो कैसे ये सिद्ध होता है कि वो पूरा पाषाण काल के हैं, कैसे, क्या पता चलता है उन साक्ष्यों से पूरा पाषाण कालीन जीवन के संदर्भ में। तो जो जगह इन स्थानों से संबंधित है उनका अध्ययन सबसे पहले किया जाता है पीटी पर्पज से, क्योंकि प्रीलिम्स में निश्चित तौर पे यहां से एक दो प्रश्न बनते हैं। तो शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। अब ये डायलॉग तो आप नोट किए होंगे, कुछ पॉइंट्स हम लिखा भी रहे हैं, उसको लिखते भी जाइए मेन मेन पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट्स लिखेंगे आप लोग, पहला पॉइंट इतिहास में सबसे पहले हेडिंग दे लेंगे, ये प्राग इतिहास। पॉइंट ही लिखेंगे, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, पॉइंट लिखना है। प्राग इतिहास में एक फ्लो चार्ट बनाइएगा हमारे साथ। प्री हिस्ट्री, प्राग इतिहास।
देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो इतिहास हो या भूगोल हो, बिहार क्षेत्र से जुड़ा हुआ जितना इंफॉर्मेशन है वो हम आपसे शेयर करेंगे खुद से, बिहार स्पेशल जिसको कहते हैं। तो प्राक इतिहास आप भारत का एक बार फिर से पढ़ेंगे, जो गुरुजन पढ़ाएंगे आपको। अभी बिहार के संदर्भ में जोड़ के हम आपको इसको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो प्राक इतिहास को यदि हम बांटना चाहें तो कैसे बांटेंगे? इसको बांटेंगे तीन अलग अलग कालखंड में। एक का नाम होगा पुरा, एक का नाम होगा मध्य, और एक का नाम होगा नव। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तीन कालखंड में आप जोड़ेंगे, इसको बांटेंगे। इंग्लिश में इसके लिए पैलियोलिथिक, लिथिक माना पत्थर होता है, तो इंग्लिश में इसके लिए पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक टर्म आता है। पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक और नियोलिथिक टर्म आता है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक टर्म आता है। पैलियोलिथिक जो टर्म है, पुरा पाषाण काल, इसमें भी तीन खंड यूज होता है। जैसे इसका भी पूर्व पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और नव पुरा पाषाण या अंतिम होता है ना। इसके लिए टर्म यूज होता है पूर्व पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और जो अंतिम में होता है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि एक पूर्व हो गया और एक हो गया हाँ, पूर्वोत्तर या फिर उत्तर लिखें, उत्तर पाषाण का। तो किताबों में इसको भी ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो कैटेगराइज किया जाता है पूर्व, मध्य और उत्तर, ये टर्म यूज होता है, ठीक है। पूर्व पूरा पाषाण और मध्य पूरा पाषाण और उत्तर पूरा पाषाण। लेकिन इतना ज्यादा डेप्थ में तो ना जा करके सीधे ये देखना है कि इसकी कैटेगराइ मतलब जो इसकी विशेषता है वो क्या है। पहली विशेषता ये है कि 100%, 100% जो जीवन था, लाइफ जो था, वो स्टोन बेस्ड था। इस कालखंड में मानव जीवन पूर्णतः पत्थरों पर आधारित था। अब कैसे इसको क्लेरिफाई करेंगे? तो जो उनका हाउसिंग था, आवास, वह पाषाण की गुफाएं थी। जो औजार उपकरण थे वो भी पूर्णतः पाषाण के थे, और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं थी, कोई छेड़छाड़ नहीं थी। बिल्कुल प्राकृतिक रूप में होते थे उनके औजार उपकरण, उनमें कुछ नवीनता नहीं होती थी। तो आवास पाषाण की गुफा होती थी, औजार उपकरण पाषाण के होते थे, और कुछ उसमें अलग से ये अपना इंक्लूड नहीं करते थे, सब कुछ पाषाण आधारित था। एक जो स्पेशल विशेषता थी कि इस कालखंड में मानव की जो अपनी कुछ रचनात्मकता थी वो निम्न थी। पीटी में ये सब नहीं पूछेगा, यहां के बाद क्या है वो पूछेगा पीटी में आपसे, कि बिहार में जो पुरा पाषाण कालीन स्थल है वो कहां से प्राप्त हुए, कहां कहां से बिहार के जो पुरा पाषाण कालीन स्थल है वो कहां कहां है। मध्य पाषाण कालीन स्थलों के साक्ष्य बिहार में कहां से मिले हैं, और नवपाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले। हम ना
जान करके पहले इतिहास में भी बिहार वाला खंड जान के बता दे रहे हैं, क्योंकि भारत का इतिहास तो सब पढ़ ही रहे हैं एनसीईआरटी और बाकी जगहों पे। पहले थोड़ा आइडिया दे देना यदि हम बिहार वाला आपको, तो आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे चीजों को अपने ज्ञान के साथ। देखिए, जो पुरापाषाण काल के स्थल थे वह ज्यादातर या मूलतः दक्षिण बिहार में, कहा मिले हैं, दक्षिण बिहार। पाषाणकालीन स्थलों का दक्षिण बिहार में मिलना और उत्तर बिहार में नहीं मिलना, कम मिलना, इसको समझना पड़ेगा। कहां कहां मिला है, कहां कहां मिला है। गया में मिला है, मुंगेर में मिला है, सारण में मिला है, सारण में मिला है, ठीक है। इसके अलावा कैमूर में मिला है। तो ये मुंगेर, गया, सारण यानी छपरा जिसको कहते हैं आप, कैमूर, इन स्थानों पर ही मिला है आपको पाषाण काल, यानी कि जो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं वो यहीं से मिला है। जैसे एक चिरांद नाम का जगह बड़ा फेमस है, चिरांद। कहाँ है चिरांद, बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में, चिरांद कहाँ है। अच्छा, वो चीज हम जाएंगे, फैक्ट पे जाएंगे इसके बाद। सबसे पहले ये हम आपको बताएंगे कि मुंगेर में ही क्यों मिला, वाई इन मुंगेर, गया में क्यों, कैमूर में क्यों, या सारण में क्यों। आप तार्किक तरीके से पढ़ेंगे तो लंबे समय तक याद रहे। देखिए, मुंगेर में या गया में या कैमूर में या सारण में, इन जगहों पर मिलने के पीछे दो कारण था कि जो पाषाण कालीन मानव की बस्तियां जो थी, पाषाण कालीन मानव अपने आवास जो थे शुरुआती दौर में कहां बनाते थे, पहाड़ों की गुफाओं में, पर्वतों की गुफाओं में। तो बिहार में पर्वतों की स्थिति जो है दक्षिण बिहार में ज्यादा है, उत्तरी बिहार में सिर्फ यहां पश्चिमी चंपारण में कुछ स्थानों पर कुछ पहाड़ियां हैं जिसका नाम आपने सुन रखा है, रामनगर। एक सोमेश्वर है, रामनगर क्षेत्र का नाम बोल दिया मैंने, सोमेश्वर की पहाड़ी है और रामनगर दून है। तो जो सोमेश्वर की पहाड़ी वाला क्षेत्र है, यहां पे सोमेश्वर की पहाड़ी, यहीं पर एक हरहा घाटी है, और यहीं पर है एक सोमेश्वर हिल्स हो गया, रामनगर दून है, यहाँ पर हरहा वैली है इन दोनों के बीच में। तो उत्तर बिहार में सीमित क्षेत्रों में पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, तो पाषाण कालीन मानव जो थे, चूंकि पर्वत को ही अपना मूल आवास के रूप में प्रयोग में लेते थे, तो पर्वतीय क्षेत्र जहां होंगे उसी को तो वो चुनेंगे ना। तो पर्वतीय क्षेत्र की बहुतायत उपलब्धता जो थी वो दक्षिण बिहार में थी। जैसे गया में प्रेतशिला, रामशिला, कई सारी पहाड़ियां, ब्रह्म योनी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, नवादा, नालंदा, इनमें भी पहाड़ी है, जमुई में पहाड़ी है, गिद्धौर की पहाड़ी सुना होगा आपने, खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर में सुना हो, भीम बांध अभयारण्य सुना होगा, कैमूर की पहाड़ी सुना है आपने, सारण का नाम भी सुना होगा। सारण एक ऐसा क्षेत्र है जो पहाड़ी नहीं था, ये रिवर वैली था, नदी घाटी था। मानव नदी घाटी में रहने तब गया जब वह कृषि कार्य सीखा, क्योंकि नदियों से उसको आसानी से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती थी, तो इसलिए मानव ने नदी घाटी को चुना। तो अब यदि लॉजिकल तरीके से देखा जाए तो जो क्षेत्र गंगा घाटी से जितना दूर है, यदि वहां मानव रह रहा है तो वो पूरा पाषाण कालीन मानव होगा। और गंगा घाटी के नजदीक वाला क्षेत्र यदि है तो मध्य पाषाण कालीन मानव होगा। और यदि एकदम बिल्कुल गंगा घाटी में है तो वो नवपाषाण कालीन मानव होगा। देखो लॉजिक समझो, क्योंकि पुरापाषाण काल में मानव पूर्णतः या तो आखेटक था, शिकारी, हंटर, या फिर फूड गैदरर था, भोजन संग्राह।
तो हंटर या फूड गैदरर को पीने का पानी तो इन पहाड़ियों में भी मिल ही जाता था, नदियां तो इधर भी थी, बारिश का पानी भी कुछ कुछ मिलता था। तो हंटर और गैदरर्स जो थे वो मेनली शिकारी और भोजन संग्रहक जो थे वो मूलतः पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के लोग। नवपाषाण काल में आकर के मानव कृषि कार्य सीख चुका था, एग्रीकल्चर सीख चुका था। तो लॉजिक समझो कि यदि चिरांद क्षेत्र जो है नदी किनारे है, सारण में है, तो निश्चित रूप से वहां पे ताम्र पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन बस्तियां मिलेंगी। क्यों भाई? तो नवपाषाण, ताम्रपाषाण, नवपाषाण के बाद का जो कालखंड था, ठीक है, नवपाषाण के बाद का कालखंड जो था वो ताम्रपाषाण का था, और ताम्रपाषाण के बाद का जो कालखंड था वो कांस्य युग का था, और कांस्य युग के बाद का जो कालखंड है वो लौह युग का है। तो मूलतः जो विभाजन होता है भारतीय इतिहास में, आप दोबारा एक बार पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास में इन खंडों को बांटने के लिए एक और तरीका है कि पूरे प्राचीन भारत के इतिहास को तीन खंडों में बांट के देखते हैं। एक युग को कहते हैं पाषाण युग, दूसरे को कहते हैं धातु युग। नहीं, दो ही खंड हो गए ना, माफ करना, पाषाण युग और धातु युग। मूलतः देखा जाए इन सब को यदि समग्र रूप से बांटे तो यहाँ एक चीज आती है कि दो युग सामने दिखता है, एक पाषाण युग और दूसरा धातु युग। इस संदर्भ में इसको आज समझ के ही जाएंगे आप आज की क्लास में। तो जो पाषाण युग और धातु युग है, तो पाषाण युग तीन कैटेगरी में आपने बांटा था, एक पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, पुरा और मध्य और नव। लेकिन पाषाण और धातु के बीच में एक संक्रमण का एक ऐसा फेज था जो आप कह सकते हैं कि ना पूरी तरह पाषाण था और ना पूरी तरह धातु था, ठीक है, एक ट्रांजिशन फेज था। उस फेज के लिए टर्म होता है ताम्रपाषाण। तांबे की खोज हो थी नदियों के किनारे, तांबे का उपयोग करने लगे थे मानव। चूंकि तांबे का उपयोग उनके लिए पूर्णतः उचित नहीं था, प्रासंगिक नहीं था, क्योंकि तांबा लचीला होने के कारण लच जाता था, तो वो प्रॉपर रूप आकार ग्रहण नहीं कर पाता था औजार उपकरण का, तो इसके लिए उन्हें धातु के साथ पत्थर की भी आवश्यकता थी। तो ताम्रपाषाण के लिए एक टर्म यूज होता है चेल्कोलिथिक। चेल्कोलिथिक, लिथिक शब्द पत्थर को रिप्रेजेंट करता है, चेल्को तांबा को, चेल्कोलिथिक, जिसको ताम्र पाषाण संस्कृति कहते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लिए। बीपीएससी को बहुत ज्यादा इस पर क्रस है, प्यार है। बीपीएससी चेल्को से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि बिहार में भी चेल्कोलिथिक कल्चर के कई सारे सेंटर्स थे। ठीक है, अच्छा, तो बिहार में भी चेल्कोलिथिक क्षेत्र के सारे सेंटर इस पूछता है। और फिर जब ताम्रपाषाण संस्कृति का ही अगला फेज आया, तो फिर एक संस्कृति आई जिसको आप कांस्य युग कहते हैं, ठीक है, कांस्य युग। तो कांस्य युग भी किसका हिस्सा माना जाता है? धातु युग का। तो ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग सबसे बाद में धातु में आया, और अभी भी लौह युग ही चल रहा है। वैदिक सभ्यता जो थी वो लौह युगीन सभ्यता, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये जो विभाजन है कांस्य युग, लौह युग का, ताम्र युग का, तो इसको क्रम से समझ के रखिएगा कि पाषाण युग, उसके बाद ताम्र पाषाण युग, फिर ताम्र युग, और फिर कांस्य युग, और फिर लौह युग। स्टोन एज, चैल्कोलिथिक एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। तो लास्ट के जो अंतिम तीन है ये धातु युग के अंतर्गत आते हैं। और प्रारंभ के जो ये पाषाण है ये जो है मूलतः पाषाण में काउंट होगा। पाषाण की भी कैटेगरी है, पाषाण में भी कैटेगराइजेशन ये हुआ
कि पहले के जो पाषाण के औजार उपकरण हथियार थे वो बेडौल थे। उसमें कोई मानवीय कलाकारी नहीं थी, मानवीय रचनात्मकता नहीं थी। ठीक है। तो उसको मान लिया गया कि जिस औजार उपकरण में, गड़ासे में, हंसिए में, यदि चाकू छुरी जो भी वो लोग यूज करते थे उस समय, उनके नाम भी बड़े डिफरेंट है हिंदी में, खरगनी, फलक। तो वो चीजें जो थी वो, यदि उसको डिजाइन प्रॉपरली नहीं किया गया था, बेडौल थे, बड़े आकार के थे, धारदार नहीं थे, उतने बेहतर नहीं थे, पकड़ ग्रिप नहीं थी उनमें प्रॉपर, वो पूरा पाषाण के थे। लेकिन जब मध्य पाषाण आया, मतलब आप इसमें एक चीज देख सकते हैं कि जब मानव कुछ टेक्निकली एनहेंस हुआ, मतलब कुछ चीजों का उसने आविष्कार किया, जैसे सांद का आविष्कार किया। सांद समझते हैं ना, धार देने वाला, घिसने के लिए। अब उसमें घिसाई भी अब मानव सीख गया, घसना उसको। तो अब घिसाई यदि सीख गया तो जाहिर सी बात है कि और बेहतर तरीके से वो अब क्या करने लगा, धारदार बनाने लगा। और ना ग्रीप प्रॉपर हो सके, ग्रीप को अच्छा करने के लिए मानव ने ग्रीप पकड़ बनाने के लिए घिसाई शुरू की उसकी। धार देने के लिए भी मानव ने उसमें एक खास तरीके का संयंत्र विकसित किया ताकि उसके धार को तीक्ष्ण किया जा सके, उसको नुकीला बनाया जा सके। तो जैसे जैसे फिनिशिंग आती गई औजारों में, उपकरणों में, औजारों का आकार बदलता गया, वैसे वैसे उसका नामकरण चेंज होता गया। जो प्राक इतिहास का काल था वही आगे चल के आया मध्य काल में। और फिर उसमें और ज्यादा डेवलपमेंट जब हुआ, थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ, तो वो आ गया नवपाषाण काल। आप ये कह सकते हैं कि उसका स्टैंडर्ड बढ़ता गया, उसकी फिनिशिंग बढ़ती गई, उसमें और बेहतर करने की कैपेसिटी मानव डेवलप करता गया। लेकिन फिर पत्थर जो था ना, उससे ज्यादा उसको इजी टू यूज लगा कॉपर। कॉपर को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया जा सकता था, आकार दिया जा सकता। तो कॉपर उसको कहां मिला? नदियों के किनारे। नदियां माता के रूप में पूजी जाती हैं। नदियों में, नदियों के प्रति मानव का एक जो स्वाभाविक एक जो प्रेम भाव है, एक अपनापन, एक लगाव जो है, उसका मूल कारण मानव के उत्पत्ति के अवस्था के प्रारंभ से है। नदियों ने ना केवल पेयजल उपलब्ध कराया, बल्कि सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया। और नदियों ने और भी कई तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हुई नदियों के किनारे उनको। धातु का पहला ज्ञान तांबा मिला, नदियों के किनारे ही वो कृषि सीखा। नदियों के किनारे मतलब दिन भर कहीं भी रहे, दिन रात में 3-4 बार नदी पर आना ही था। पीने का पानी, नहाना और हर तरह की आवश्यकताएं नदियां पूरी करती थी। तो इसलिए नदियों को माँ का दर्जा दिया। जैसे माँ अपने बच्चे की हर तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, नदियों ने मानव सभ्यता को क्या किया है? पाला है। इसलिए तो नदियों को मानव सभ्यता का पालना भी बोलते हैं। पालना, कर्डल। हालांकि एशिया को बोलते हैं मानव सभ्यता का पालना, क्योंकि नदियों का पूरा जाल तंत्र है। ऐसी नदियां हैं एशिया में जहां मानव की सभ्यताएं विकसित हुई। दजला फुरात एशिया में है, सिंधु एशिया में है, गंगा घाटी एशिया में है, वांगहो एशिया में है। अब बच्चा पढ़ता है ना कि एशिया को मानव सभ्यता का पालना कहते हैं। दरअसल बेटा, एशिया में वो नदियां हैं और नदियां ही मूलतः पालना थी। कि नदियां को पालना इसलिए किया गया, जैसे माँ पालती है बच्चों को, वैसे ही मानव और उसकी सभ्यता को पाली है नदियों ने। नदियों ने मानव की हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति की, चाहे वो यातायात, सर्वसुलभ यातायात हो, पेयजल हो, अन्य आवश्यकताओं का के लिए जल हो, शीतल अनुकूल जलवायु हो, कृषि कार्य सीखना नदी के किनारे ही मानव सीखा। तो नदियों से अटूट नाता रहा है ना। तो ये तांबा का खोज भी नदी के किनारे हुआ, जस्ता का खोज भी नदी के किनारे हुआ। और फिर नदी के किनारे इनकी खोज ही नहीं हुई, बल्कि सभ्यता भी वहीं बसाई, क्योंकि कृषि कार्य भी नदी किनारे ही सीखा। खैर, ये सारी बातें आपको, मेरी जो ये बातें अभी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, काम मुख्य परीक्षा में भी देगा, ऐसे में भी देगा। और ना आपको इस चीजों को याद रखने में मदद करे, इन चीजों को याद रखने में मदद करेगा कि सर ने एक क्रम बताया था कि पाषाण के बाद ताम्र पाषाण, फिर ताम्र, फिर कांस्य, फिर लौह। एक और बात समझ लीजिए, ये जो विभाजन है मूलतः मानव के द्वारा प्रयोग किए गए औजारों और उपकरणों के आधार पे है।
और मानव स्वभाव से ही एक ऐसा प्राणी है, उत्सुक, जिज्ञासु, रचनात्मक प्राणी। तो रचनात्मकता मानव के स्वभाव में है। तो मानव ने क्या किया, शुरू से ही पहले केवल पत्थर यूज करते थे, फिर पत्थर के साथ हड्डी यूज करने लगे। बहुत सारे औजार हथियार ऐसे मिले हैं जिनमें हड्डी और पत्थर का कॉम्बो है। हैंडल हड्डी का बना दिया और जो मेन काटने वाला था वो पत्थर का बना दिया। बाद में हड्डी पत्थर के साथ तांबा इंक्लूड कर लिया, हड्डी हटा के उसकी जगह ने तांबे ने ले लिया। फिर बाद में तांबे की जगह कांसे ने ले ली, क्योंकि कांसा धारदार होता था, ठोस होता था, उससे अच्छा ताकतवर हथियार, औजार, उपकरण बनाए जा सकते थे। फिर बाद में सबका जगह ले लिया लोहा, और आज लोहे की भी जगह ले रहा है प्लास्टिक। काम आएगा ये समझदारी आपको। तो इतिहास की शुरुआत आपको करनी है। पहले चैप्टर जो पढ़ेंगे आप, सबसे पहला हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे करिए तो पीटी निकलेगा। सबसे पहले बच्चा एनसीईआरटी पढ़ने लगता है। मैं मना कर रहा हूं कि पहले एनसीईआरटी मत पढ़ो, पहले इम्तियाज अहमद का बिहार का इतिहास पढ़ो पूरा। एक बार बिहार का इतिहास पढ़ लो तब एनसीईआरटी पढ़ने जाना, कनेक्ट कर पाओगे बिहार को एनसीईआरटी के साथ। भारत के इतिहास को जब बिहार के इतिहास के साथ कनेक्ट करके आप पढ़ेंगे तभी आपका उद्धार संभव है। क्योंकि आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, बिहार पीसीएस दे रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि चीजों को बिहार से जोड़ के पढ़िए। समझ तो ब्रॉड बनाइए, लेकिन घूम फिर के बिहार आइए कि बिहार में नदियां तलाशिए। कौन सी नदियां हैं जो बिहार में, जिसके किनारे सभ्यता विकसित हुई होगी? तो गंगा नदी तंत्र है। गंगा घाटी में क्या कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो क्या सीधे वैदिक सभ्यता विकसित हुई? महाजनपद विकसित हुआ? क्या उससे पहले बिहार में कोई सभ्यता विकसित नहीं थी? बिल्कुल थी। मतलब वैदिक सभ्यता के पहले भी बिहार में सभ्यताओं का विकास हो चुका था। बिहार में पुरापाषाण कालीन बस्तियों के अवशेष भी मिले हैं, मध्यपाषाण कालीन बस्तियों के अवशेष मिले हैं, और नवपाषाण कालीन बस्तियों के अवशेष मिले हैं, ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के अवशेष मिले हैं। तो निश्चित रूप से बिहार में सिंधु घाटी सभ्यता के काल में भी यहां बस्तियां थी। लेकिन कालांतर में, बाद में इन पर आक्रमण हुआ। जैसा कि आप पढ़ते हैं ना कि जब आर्य आए तो उन्होंने मगध क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे, जो वन में रहते थे, उसको ब्रात्य कहा। ब्रात्य सुनेंगे? ब्रात्य का मतलब जंगली। भले ही वो अपने को सभ्य मानते थे, जो खुद को सभ्य मानता है उसको अगला सामने वाला जंगली लगता है, नीच लगता है, असभ्य लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं ज्यादा सभ्य हूं। तो जो बाहर से लोग आए, जो उन्होंने खुद को आर्य कहा, ऐसे ही इतिहास में जो वामपंथी इतिहास है उसमें इसको बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि जो कॉन्सेप्ट है कि आर्य आकर के यहाँ की जो मूलवासी थी उनके साथ उनका युद्ध हुआ, जिसमें यहाँ के मूलवासी हार गए और आर्यों ने कब्जा किया। ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के बीच एक समन्वय स्थापित हुआ और दोनों की एक साथ जो होता है ना, सहजीविता, सह साथ रहने वाली सामंजस्य स्थापित हुआ होगा और दोनों यहाँ पे निवास किए होंगे। क्योंकि उतनी ज्यादा संख्या में नहीं आए होंगे आर्य की यहाँ की पूरी सभ्यता खत्म करके वो अपनी स्टैब्लिश करे। तो एक सम्मिश्रण पैदा हुआ होगा इस क्षेत्र में रहने वाले पाषाण कालीन मानव बस्तियों का और बाहर से आने वाले वैदिकारियों का, उनका सम्मिश्रण पैदा हुआ होगा और जिनसे एक सभ्यता विकसित हुई, जो आगे चलकर गंगा घाटी की सभ्यता बनी, जो आगे चलकर 16 महाजनपदों की जनसंख्या जिनसे निर्धारित हुई। पीटी और मेन दोनों में कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। हम जानबूझ के इस तरह पढ़ा रहे हैं कि धीरे धीरे आपको मानसिक रूप से कैसे तैयार करूं, कॉन्सेप्ट वाला तैयार करूं। पीटी में तो फैक्ट आपको मिलेगा और उसको आप रटेंगे भी, समझेंगे भी। लेकिन उस समय आपको बड़ा आसान लगेगा रटना, जब कहानी की तरह मैं आपको चीजें समझा दूं पूरा, तो रटना आसान हो जाएगा क्योंकि कनेक्ट होगी चीजें। हाँ, ये पढ़े थे, इसके बारे में सर बताए थे कहानी। और जब ये चीजें कनेक्ट होने लगी, जब इंटरकनेक्टेड चीजें होने लगती है, तब फिर बहुत अच्छे से आप चीजों को तेजी से सीखते चले जाते हैं। तो इंटरकनेक्ट करना जरूरी है। ठीक है। आज संडे था, फिर भी मैं जान के आया मुखर्जी नगर की एक क्लास तो कम से कम बनता है। एब्सेंट एक भी क्लास नहीं होने देंगे आप, अब से 71st की।
पीटी भी चलेगा, मेन भी चलेगा, और आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी स्टार्ट करवाएंगे। अब तीनों चलेगा पैरेलल में। अभी सबसे पहला फोकस पीटी पे है। तो कल हम आपको नोट्स लिखाएंगे। आज हमने आपसे सिर्फ बातचीत की ताकि आपको समझ में आए कि आपका क्लास स्टार्ट है। और हिस्ट्री में आज हमने बात की कि इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास में क्या कैटेगराइजेशन है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? बिहार का इतिहास। तब हम क्या पढ़ेंगे? भारत का इतिहास। क्या फायदा होगा इससे? इससे फायदा होगा पीटी निकलेगा। केवल भारत का इतिहास पढ़ेंगे एनसीईआरटी से तो पीटी नहीं निकलेगा। तो बिहार का इतिहास पहले पढ़िए, उसके बाद भारत का इतिहास पढ़िएगा, अच्छा समझ में आएगा। तो आज विदा लेंगे। आज कम समय ही दिया हमने आपको, 1 घंटे का समय दिया। हम 7 बजे के आसपास स्टार्ट किए और 8 बजे फिनिश कर रहे हैं क्लास आपकी। आज हमने कुछ लिखाया नहीं। कल से दोनों चीज़ें होंगी, चीज़ें लिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी। और हाँ, कुछ बच्चों का जिद रहता है कि हमें प्रिंट मटेरियल दीजिए, तो हम अब इस पर भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक से इस नियम को लागू करेंगे कि जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने के तुरंत बाद इसी वीडियो के साथ हम टेक्नीशियंस के थ्रू अटैच करवाएंगे इसका पीडीएफ। टीचर्स के लिए भी एक कंपलसरी जो है सर्कुलर जारी कर दिया है कि जो भी आप पढ़ाएं उसका एक पीडीएफ प्रिंट फॉर्म में हमें उपलब्ध कराएं, जो हम बच्चों तक देंगे, ताकि बच्चे रिवीजन करते समय क्लास नोट्स के साथ साथ प्रिंट नोट्स को भी पढ़ता जाए। क्योंकि प्रिंट नोट्स में फैक्ट ज़्यादा होते हैं, क्लास नोट्स में कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं। कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन फैक्ट्स के आएंगे। तो दोनों में संतुलन की आवश्यकता है, इसलिए ये निर्णय मैंने लिया है। तो चलिए, कल आपसे मुलाकात होगी 7 बजे मेरी। और उससे पहले हो सकता है 1-2 डेमो क्लास अपलोड हो, वो साइंस की होगी। आप जरूर उस पर अपना फीडबैक मुझे अपने व्हाट्सअप नंबर पे, मेरे 8826017667 पे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं, किस तरीके की क्लास। हम बीच का मध्यम मार्ग अपनाएंगे। जो कमियां शिक्षकों में यदि दिखी तो वो आप बताएंगे तो हम सुधार करवाएंगे। थैंक यू सो मच। मेरी कमियां भी बताएंगे, मैं भी अपने में सुधार करूंगा। ज़्यादा मैं सुनता हूँ लोगों को, उसके अनुसार चेंज जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास के बारे में आप कमेंट लिखेंगे व्हाट्सएप पे कि आज आपने क्या सीखा और क्या आप नया चाहते हैं। कल मिलते हैं आपसे इसी चैनल पे, इसी समय पे, यानी आपके ऐप पे। धन्यवाद।